बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मरीम नवाज़ साहिबा का पंजाब एक के बाद एक दलदल में फंसता जाता है। कल के दिन गालबन वीडियो आई थी, एक ट्रैफिक वार्डन जो है एक खातून को मुंह पे ऐसे हाथ मार के धक्का दे रहा है। उस पर खैर उन्होंने स्विफ्ट एक्शन ले लिया, गालबन उसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू हो गई, मुअत्तल भी हो गया। मोमना इकबाल साहबा एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कल रात लेट इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और एक्यूज़ किया कि PMLN के MPA हैं, यानी कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं, जो उनको ऑनलाइन हरास कर रहे हैं, साइबर बुली कर रहे हैं और उनको डेथ थ्रेट्स भी दे रहे हैं, और कि वो NCCI भी अप्रोच कर चुकी हैं और वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के ऑफिस में, यानी कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर कोई बंदा है जिसको वो मिली हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि आप मामले को रफ़ा दफ़ा कर दें। एक्चुअली इसमें सरप्राइजिंग बात कोई नहीं है, मोमना इकबाल साहिबा का एटीट्यूड सरप्राइजिंग है। उनको समझना चाहिए ये पाकिस्तान किसका है, ये पंजाब किसका है, तो उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ईऑन के प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि मोमना इकबाल साहिबा आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आपको समझना चाहिए कि आपकी प्लेस क्या है। यू आर एन एक्ट्रेस, जो चाहे आपको अब्यूज़ करे, गालियाँ दे, आपको बर्दाश्त करना होगा। रियलिटी ये है कि जो हमारी अशराफिया क्लास है, जो हमारी ये सियासी केडर है, दे डोंट केयर। हाँ, ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीम नवाज साहिबा शायद कहें मैं कौम की माँ हूँ, बट एक्चुअली तो नहीं है। इस वक्त जब एक हिस्टोरिक हीट वेव चल रहा है लाहौर के अंदर, तो लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बिजली नहीं होती। मैं कोई और शहरों की बात नहीं, लाहौर की बात कर रहा हूँ। बच्चे पसीनों में रुल रहे हैं, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों के फ्यूचर्स तबाह हो रहे हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा कभी बाकू जाती हैं, कभी जो जहाज़ 11 रुपये खरीदा है उससे बैठ के पहुँच ले जाती हैं। सो दे डोंट केयर। तो मोमना इकबाल साहिबा ने ये बात कर दी है, अच्छी बात है, बातें करनी चाहिए, हम भी बातें करते हैं, आप भी बातें कीजिए। लेकिन रियलिटी ये है कि रिज़ल्ट कोई नहीं आना, बिकॉज अगर वो MPA कीमती हुआ नून लीग को तो ये मैटर अंडर द रग चला जाएगा। अगर वो MPA इतना कीमती ना हुआ तो मरीम नवाज साहिबा शायद कोई एक्शन उक्शन ले लें। लेकिन हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये जमातें कभी अपनों पे क्रैकडाउन नहीं करती। मसलन अगर हम पंजाब की मिसाल ले लें तो गवर्नर पंजाब थे माय फ्यूडल लॉर्ड वाले, क्या नाम था उनका, फौत हो गए अब, मुस्तफ़ा खान साहब। तो उनके बेटे ने तेज़ाब फेंक के एक औरत की ज़िंदगी तबाह कर दी थी, वो मुल्क से बाहर चली गई थी, वहाँ पे गवर्नमेंट से वो उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ये तो रंग रलियाँ हैं ना, इन्जॉय। देखिए होता क्या है कि जो बादशाह होता है ना, हम सब उसके प्लेजर और इन्जॉयमेंट के लिए होते हैं। वो जब मर्ज़ी हमें यूज़ कर ले, हमसे डांस करवा ले, हमसे बातें सुन ले, हमसे जोक सुन ले, यही तरीका होता है ना। अभी यही सारी जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री थी, एक्टर एक्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुण गा रही थी, ये बता रही थी कि मरीम नवाज साहब ने जो फिल्म सिटी बनाई है इससे बेहतर चीज़ ही कोई नहीं। हालांकि रियलिटी क्या है कि 22 टिकटें आप एक मूवी के बेच नहीं पाते। ये कराची के अंदर मूवी डेब्यू हुई है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, आयशा उमर साहिबा उस मूवी के अंदर है, तो 22 टिकटें बिकी हैं। सिनेमा कल्चर डेड हो चुका है दुनिया में, पाकिस्तान को अब रियलाइज़ हुआ है, इसलिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं, उस फिल्म सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली रिडिकुलस। रियलिटी ये है कि जो आपकी सबसे मकबूल प्रोडक्ट है आपके ड्रामे, उसके लिए आपको फिल्म सिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। वो आप लिटरली कोई भी कोठी रेंट करके बना लें। DHA लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कोठियाँ मशहूर हैं जो डिज़ाइन हुई हैं एस्थेटिकली, वहाँ पे बनी जा रही है, प्राइवेट पार्टियाँ कर रही हैं। सरकार को पैसे लगाने की क्या ज़रूरत थी। वो मकसद ये था कि ये जो सोशल मीडिया पे आवाज़ें होती हैं एक्टर्स और एक्ट्रेस, ये सारे हमारी फेवर में जाएँ। लेकिन मसला क्या है कि बादशाह लोग हैं, सियासतदान, तो जब वो किसी की इज्जत पे हाथ डालते हैं तो फिर आगे से वो कुरलाते हैं, तो कहते हैं ये क्या हो गया। अभी हमने आपको रिपोर्ट किया था घोटकी में गैंग रेप हुआ, उसके ऊपर बाय द वे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हुई है जहाँ पे विक्टिम आके धाड़े मार के रो रही है अपनी माँ के साथ, एक्शन कोई नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन अनमोल पिंकी के केस को जो सियासी फुटबॉल बनाया जा रहा है कि बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बनी गाला का क्या ताल्लुक है, फलां पुलिस वाले ने क्या किया, ये आंखों में धूल है यार। कोकेन उसी तरह बिक रही है, उसी रेट पे बिक रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस तरह मिसाल के तौर पे जब मलिक रियाज मुल्क छोड़ के गए तो पूरा बहरिया टाउन बैठ गया, नहीं रिकवर कर पा रहा। दिस गोज टू शो कि ही वॉज द किंग पिन, ही वॉज द प्रॉपर्टी किंग। तो आपने उसको एग्जिट करवाया तो प्रॉपर्टी गिर गई। अगर पिंकी कोकेन क्वीन है तो पिंकी के एग्जिट के बाद तो एम्पायर कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले भी झूठ बोला कि ये कोकेन क्वीन है, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं कि जनाब ओ पता नहीं हमने क्या इंकशाफात कर लिए। बेसिकली हमें सिंध गवर्नमेंट के IG साहब कह रहे हैं, IG पुलिस जो सिंध है, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने पकड़ लिया है कि पुलिस में सिंध में करप्शन होती है।
रफ्तार पिछले 3 साल से डॉक्यूमेंट्री पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है बताने के लिए कि सिंध की पुलिस करप्ट है। तो आपको अब पता चला है ये इज जस्ट नॉनसेंस। इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ दोज केसेस जो आपकी आंखों में धूल डालने के लिए फ्रॉम द रियल इश्यूज। रियल इशू क्या है? एक आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो डियाला जेल में बैठा है, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो क्रिमिनल है, मैंने आपकी बात मान ली, बहस ही कोई नहीं। मेरी असल ना मैं देखता हूँ मेरी और सरकार की बहस कोई नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या कहते हैं उसकी मुलाकात होनी चाहिए, हर कैदी की मुलाकात होती, ठीक है। आप वो मुलाकात नहीं होने देते, उस मुलाकात ना होने की वजह से लोग वहाँ धरने देते हैं, चाहे 100 बंदे देते हैं। अब कल सुहेल अफरीदी साहब 1500-2000 बंदों के साथ आए थे, तो पूरा इस्लामाबाद एक दफ़ा जैम हुआ था। वहाँ रबर बुलेट भी चली, टीयर गैस भी चले। वहाँ पे एक स्टूपिड सी वीडियो भी आ गई जहाँ पे 3 लोगों को ऐसे ज़मीन में बिठाया हुआ है, ठीक है, और वो पता नहीं पीटीआई के वर्कर हैं अभी कि नहीं। अब तो ये भी शक होता है हमारे आला इदारों के ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि जनाब पीछे पुलिस वाले उनको धक्के धुक्के मार रहे हैं, चंडे मार रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि जनाब हमें इंतशार फैलाने के लिए बुलाया गया था। आर वी स्टूपिड? ठीक है, लाइक डू यू थिंक हम इतने बच्चे हैं कि हमारी बात मान लें? अच्छा ठीक है, अच्छी बात, हमने ये बात ही मान ली। भाई आप उसकी मुलाकात करवा दें, क्या हो जाएगा? मुलाकात के बाद ट्वीट हो जाएगी। आपकी हुकूमत, आपकी मईशत इतनी कमज़ोर है कि एक क्रिमिनल एक्स प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट से आप थर 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 हिल जाते हैं। मसलन हमारे हमसाये में जंग हो रही है, वो आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं था, लेकिन इमरान खान की ट्वीट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यानी मुझे ये नहीं पता था कि इमरान खान की ट्वीट इतनी पावरफुल चीज़ है कि अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर के हमले ईरान के ऊपर उतनी पावरफुल चीज़ नहीं है। ये ऐसी क्या चीज़ है खान साहब की ट्वीट में जो आपको रात को सोने नहीं देती, सुबह जागने नहीं देती, परेशानी के हाल में रखती है? वो ये है कि खान साहब जो आपका ऑलरेडी ज़ख़म है, जो ज़ख़म आपने कौम पे इन्फ्लिक्ट किया, जो आपके ऊपर, उसको ऐसे करके खुरेद देते हैं और वो उसको बार बार खुरेदते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि यार गवर्नमेंट खोखली है, कोई चक्कर नहीं। और आपका इसका जवाब कोई नहीं होता। कभी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी 25 कर दें वोटिंग एज, उसके दलील पेश करना शुरू कर देते हैं। कभी कोई बंदा आकर हमें बताता है कि जनाब पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, फिर एक बंदा हमें बताता है कि पाकिस्तान अब ग्लोबल सुप्रेमेसी पे है। मतलब कोई बयान का, गुफ्तगू का म्यार ही नहीं है। अच्छा, पीटीआई ने कल धरना किया, रात 12:30 धरना ख़त्म कर दिया। गौहर साहब पार्टी के चेयरमैन आए, उनका किसी से गवर्नमेंट में रब्ता हुआ और उन्होंने आके अलीमा खान साहिबा को बताया, सुहेल अफरीदी साहब को बताया, उसके बाद उन्होंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। अब पीटीआई भी आंख मचोली खेलती है, कहते हैं जी धरना करना है, डेड लाइन है, रेड लाइन है। भाई ये डेड लाइन है कि रेड लाइन है, आज तक मैं समझ नहीं आया। अब अचकजई साहब और टीटीएपी ने फ्राइडे के धरने अनाउंस कर दिए महंगाई के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान ने 22 तारीख के अपने धरने अनाउंस कर दिए, जमात इस्लामी ने अपने धरने अनाउंस कर दिए। ये मुल्क है क्या है? मतलब ये को जो एक सियासी फुटबॉल है, जो कभी आप इसको देते हैं, कभी उसको देते हैं, कभी इसका उसका उसकी करते रहते हैं, ठीक है। इसका क्या रिजल्ट आना है? कुछ भी नहीं। देखिए बात ये है, लेट्स कम डाउन टू ब्रास टैक्स। इमरान खान इज़ बैड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज महंगाई बहुत है। ओके, आई एग्री विद यू। खान साहब के दौर में महंगाई थी कंपेयर टू 2017, 16, 15, लेकिन आज जो महंगाई है ना वो कभी नहीं थी। सो आप महंगाई में फेल कर गए। खान साहब जो हैं उनको इंडस्ट्री की नहीं समझ। आई एग्री, खान साहब ने कभी इंडस्ट्री नहीं चलाई। इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट हो चुकी है, महंगी बिजली की वजह से आपकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं जो आपकी बैकबोन थी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आपने वर्चुअली तबाह कर दिया। सो मच सो कि आपके मुल्क में इस वक्त शायद वीट क्राइसिस बन सकता है कि आपके पास रिजर्व्स नहीं। हालांकि गवर्नमेंट के नहीं रिजर्व्स हैं। ये वही रिजर्व्स हैं जो हर साल गवर्नमेंट कहती है और फिर इंपोर्ट कर लेते हैं गंदम, ठीक है। कार्टेल्स खुलेआम आप पे घूम रहे हैं, तो वहाँ भी आप बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। फॉरेन डिप्लोमेसी, आप कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, इनके मरासम ही बहुत अच्छे हैं। 1 रुपया नहीं आया उन मरासम का, वही IMF वाले पैसे आए हैं। वो तो खान साहब ने भी लिए, नवाज शरीफ ने भी लिए, जरदारी साहब ने भी लिए, 90s में भी मिलते रहे। तो उसमें क्या डिफरेंस है? देयर इज़ नो डिफरेंस। इनफैक्ट हर फैसेट में थिंग्स हैव गॉटन वर्स। हमें बताया गया था कि जनाब इमरान खान साहब ने बिगाड़ दी सऊदी अरेबिया के साथ, बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान ने UAE के साथ नहीं बिगाड़ दी? बिगाड़नी चाहिए वैसे, मैं इसके हक़ में हूँ, लेकिन पाकिस्तान और UAE के रिलेशन ऑल टाइम लो पे हैं। तो क्या करूं मैं, रजीम गिरा दूं? इसको इस्तेमाल करें ना। नन ऑफ द रीजंस जिसके तहत अदम एतमाद आया था
उनमें से किसी भी रीज़न के ऊपर गवर्नमेंट ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया। नहीं, हाँ, गवर्नमेंट ने एक चीज़ में बेहतर परफॉर्म किया कि जो इंडिया ने हमला किया उसका रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा दिया। लेकिन मज़े की बात बताइए मरोज़ भाई, उसका गवर्नमेंट का ताल्लुक ही कोई नहीं था। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साईफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं। जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अभी सुथरा पंजाब के ऊपर हम पूरी स्टोरी बना रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। सुथरा पंजाब मार्की प्रोजेक्ट था पीएमएलएन गवर्नमेंट का, उसकी ये रियलिटी है। और एनसीसीआई तो मैं कहता हूँ बस बहाने से ना दाढ़ थले आ जाता है। एनसीसीआई स्पेशल महकमा बनाया गया था कि जनाब पता नहीं उसने क्या कारनामे सर अंजाम देने हैं, वो एक के बाद एक बड़ा फेलियर कर रहा है। क्योंकि मोमना साहिबा ने भी कहा कि एनसीसीआई कोई लिफ्ट नहीं करा रहा मामलात को, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी मेरी बात किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाने को तैयार नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट एक चीज़ें बेहतर परफॉर्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन, चीज़ों को बेचना। गवर्नमेंट ने बिड्स मांग ली हैं जी फेस्को, गैपको और आईएसको के लिए। 51 to 100% शेयर्स वो फैसलाबाद यानी फेस्को, गुजरावाला इलेक्ट्रिक, गैपको और इस्लामाबाद में बेचेंगी। यानी कि मुकम्मल कंट्रोल प्राइवेट पार्टीज़ को जा सकता है। डेडलाइन है जुलाई 7 फेस्को के लिए, अगस्त 6 गैपको के लिए, सितंबर 7 आईएसको के लिए। नॉन रिफंडेबल फ़ी है जी 14 लाख रुपए पर एप्लीकेशन। ऑनलाइन ब्रीफिंग की जाएगी जून 3, 2026 को विया जूम। ठीक है। अब कंज्यूमर बेस, द अमाउंट ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय दिस। फेस्को के तहत 5.7 मिलियन पीपल। गैपको के अंदर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, गुजरावाला, सियालकोट, तो वो नंबर इन्होंने लिखा नहीं, वैसे काफ़ी बड़ा है। आईएसको में जी 4.1 मिलियन, हालांकि इससे ज़्यादा लोगों को बिजली जाती है वहाँ, ज़ाहिर है सबकी बिजली कटेगी। ये वो हैं जो ऑफिशियल मीटर्स हैं। गोल क्या है जी? अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस सर्कुलर डेट, इंप्रूव एफिशिएंसी। मैं मज़े की बात बताऊँ, फेस्को, गैपको और आईएसको लॉस में नहीं है। टेन इनफैक्ट इनका जो वाहिद लॉस होता भी है रिपोर्ट, वो क्या होता है? बिजली की चोरी का, जो गवर्नमेंट खुद करती है, जो ब्यूरोक्रेट्स खुद करते हैं। लाइनमैन ब्यूरोक्रेट होता है, वो ये खुद करता है। तो अगर वो ये काम करना बंद कर दे महरोज़ भाई, तो क्या ये इदारे प्रॉफिटेबल हैं? यस। और जो लाइन लॉस होता है वो तो प्राइवेट इदारों का भी होता है। आप सिर्फ ये इसलिए बेच रहे हैं कि आपने अपने दोस्तों को ओब्लाइज करना है। आपके दोस्त ही ये प्राइवेटाइजेशन की बिड्स जीतते हैं, फिर वो इस पे गारंटीड पैसे कमाते हैं। याद रखना, बिजली का, तेल का वो कारोबार है जो गारंटीड है। बिजली आप तेल आपको चाहिए ना, उसके बाद गुजारा तो नहीं होता आपका। दिस इज गारंटीड बिजनेस। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पीटीसीएल वॉज गारंटीड बिजनेस, आपने यूई को बेचा, ऐसे ही है ना। तो गारंटीड बिजनेस बेच के ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं वैसे काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ, लोगों को तकलीफ भी होती है, पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये बड़े बड़े आप पंटर देखते हैं ना, टाउट है, दैट्स इट। इनका बिजनेस एक्यूमेन ये है, टाउटी एक्यूमेन ये है कि सरकार से कैसे बना के रखनी है, इस्टेब्लिशमेंट से कैसे बना के रखनी है, जजों से कैसे बना के रखनी है। जैसा मलिक रियाज साहब ने कहा था कि पहिए कैसे लगाने हैं फाइलों के नीचे, उन पहियों के नाम होते थे जज, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स, सियासतदान, ये उन पहियों के नाम थे। मसलन आप मलिक रियाज साहब कोई प्रोजेक्ट उठा लें, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हर ओहदे पे बैठा हुआ था। फिर उनको क्यों नौकरी दी जाती थी? फॉर कॉन्टैक्ट्स। मिसाल के तौर पे मैं 22वें ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ 3 साल पहले, तो मेरे लगाए हुए पौधे, मेरे शागिर्द, मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया, वो सारे ब्यूरोक्रेसी में फैले हुए हैं। मैं जज रिटायर हुआ हूँ, ठीक है,
वो तो अब है ना कंसल्टेंसी का, लेकिन मलिक रियाज साहब नहीं करते थे वो। मैं मलिक रियाज साहब का मॉडल बता रहा हूँ। मलिक रियाज साहब कंसल्टेशन नहीं रखते, वो फुल टाइम एम्प्लॉय रखते थे विद तनख्वाह, गाड़ी, बंगला, पर्स, एवरीथिंग, ट्रैवल, वो पूरा प्रोटोकॉल लाइक प्रॉपर एमएनसी देते थे। वो जज रखेंगे ताकि जितने जज अहबाब जानने वाले हैं बैठे हुए चलें मामला मैनेज होंगे। मीडिया के लोग रखे हुए थे, वो लिस्टें कई दफ़ा सामने आती थी, ठीक है। रिटायर्ड आर्मी के ऑफिशियल्स रखे होते थे, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, कर्नल्स, कुछ रिटायर्ड जनरल्स भी रखे हुए थे, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में रखते थे वो। और ये बात है, बिजनेस मॉडल उनका नहीं है, ये उन्होंने ईडन वालों से सीखा था, रियल एस्टेट की दुनिया में बात करते हुए। वैसे आपकी सारी कंपनीज यही मॉडल फॉलो करती हैं, यानी कि सरकार को भी जब ज़रूरत होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट से बंदे रिटायर्ड लेती है, प्राइवेट कंपनियों को भी ज़रूरत होती है तो इस्टेब्लिश क्यों लेती हैं। इस पे एक तासुर ये बिल्ड किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट वाहिद इदारा है जो बंदे प्रोड्यूस करता है। ऐसी बात नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट वाहिद इदारा है जो काम करवा सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है। दैट्स द रीज़न। बस अगर मैं वो छोटी सी मिसाल देता हूँ, प्रॉपर्टी का काम करने थे तो हमने एक जगह रिंग रोड पे प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड लगवाना था। इसका एक सिंपल प्रोसेस होता है, आप रिंग रोड अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, बताते हैं कि सोसाइटी क्या है, एलडी का एनओसीज देते हैं, बताते हैं उसका साइज़ हजम क्या है, एंड दे आस्क यू टू पे फॉर द बोर्ड, और वो लग जाता है। ये पहिया ईजाद किया हमने, हाउ टू डू इट। एसओपी किसी ने नहीं फॉलो किया, ठीक है। हालांकि हमने कहा कि जिधर आप जिस इंटरचेंज में हमारा बोर्ड लगेगा उस इंटरचेंज पे हम 1000 दरख्त लगा देंगे फॉर ब्यूटिफिकेशन। बस ये हमने बात की थी सन 2017 में, आज सन 2026 है। वो 1000 में दरख्त लगाया होता ना, जो दरख्त हम देख रहे थे वो इस वक्त कम से कम 15 फुट का दरख्त होता। आप खूबसूरती देखते हो उस चौक की, जो वो इंटरचेंज है। मैं वो कह लें कि शहर के अंदर ही हमने जंगल बनाना था, पर वो इवेंचुअली किन टर्म्स से हुआ अल्लाह जानते हैं, हम जानते हैं। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो इस सारे सिस्टम के अंदर ये सियासतदान हमें बार बार बताते हैं कि जनाब वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं कौम और मुल्क के लिए, और हर कोई हमारे पे एहसान जतलाता है कि मेरी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। पता नहीं ये क्या मुल्क है कि जो इन्हीं लोगों की तरफ से बचा हुआ है। मसलन एक बहुत बड़े सियासी पंटर जहांगीर खान तरीन साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मेरा सियासत से अब कोई लेना देना नहीं है और मैं अब सिर्फ फलाई काम करूँगा, स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ। मैंने आपको कार्टेल बना के दिखाया, मैंने आपको शुगर की शॉर्टेज करके दिखाई, मैंने शुगर पे आपको सब्सिडी लेके दिखाई, फिर मैंने अपनी शुगर एक्सपोर्ट भी करके दिखाई, मैंने सियासी जमातों को फ़ंड किया, अपनी मनमानियाँ कराई। तो लिहाजा अब हम एजुकेशन सेक्टर को संभालेंगे, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज ने तो बहुत अच्छा संभाला हुआ है, उन्होंने तो बहुत अच्छा संभाला हुआ है एजुकेशन सेक्टर को। मतलब हमारी तालीम का ये लेवल है कि यहाँ पे और ए लेवल के पेपर लीक होते हैं। वी आर अ जोक, इट्स अ जोक नेशन। और जोक नेशन का लेवल देखें, अनकरीब वो दिन दूर नहीं है, आप ये वीलॉग और मेरी बात मार्क कर लें। इज़राइल ने आईफोन 17e की एक चिप डेवलप की है, यानी कि एप्पल के साथ मिलके एक चिप डेवलप की है। जो वो मॉडल है आईफोन 17e, उसके अंदर एप्पल्स AI टूल्स, फीचर्स, फास्टर वायरलेस चार्जिंग, इंक्लूड्स द न्यू CIX मॉडेम डेवलप्ड बाय द कंपनी सिलिकॉन टीम। ये मतलब अपग्रेडेड फीचर है। ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मुसाद बेसिकली आपके घर के अंदर बढ़ गई है, आपका डाटा उनका है। ये जो आप ऐसे फ़ोन उठा के तस्वीरें नहीं खींचते होते अपनी बीवी, बच्चों, घर, सराउंडिंग्स, ये डाटा उठाए जा रहे हैं। आप पागल हुए हैं खींच के चले हुए हैं। और आपको लगता है ये तस्वीर खींच मैंने अपलोड नहीं की मेरी फ़ोटो गैलरी में, हजूर वहाँ से भी डाटा उठता है। मैं वैसे एक मशवरा दूँ, बहुत सारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ हैं जो नाजेबा तस्वीरें अपनी खींच के ना मोबाइल में रखते हैं, हजूर ये सारा डाटा लीक हो जाता है। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। कहते जी हमारे फ़ोन में नहीं, हमने आई क्लाउड पे बैकअप किया। आई क्लाउड आके फूफो जी गए, आप पागल हैं, ये रियलिटी है। इसी के साथ साथ जब ये खबर मार्केट में आई तो एक और खबर भी मार्केट में आई कि 21,000 कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद एक्सप्लोसिव्स वर सेंट टू लेबनान थ्रू शेल कंपनीज एंड डेटोनेटेड रिमोटली, मुसाद की तरफ से, किलिंग डजन्स इंक्लूडिंग छोटे बच्चे एंड इंजरिंग ओवर 3400। ये 2 दिन के ऊपर उन्होंने हरकतें की, यानी कि विद इन 1 आवर आधी डिवाइस एक्सप्लोड की, नेक्स्ट डे विद इन 1 आवर आधी डिवाइस एक्सप्लोड की। 3000 लोग सिर्फ पहले दिन इंजर हुए थे इन 1 आवर। ये आप ना छोटा सा मिनी बॉम्ब लेके फिर रहे होते हैं, ये आप समझते नहीं हैं, और आपने इसको ऐसे दिल से चिमड़ा हुआ होता है जैसे कुछ हो ही नहीं सकता।
फिर लोग कहते थे आज से 2 साल पहले कि ये कंस्पिरेसी थीरीज़ हैं, ये ईओन वाले पागल हैं, ये तो जाहिल हैं, ये तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। हजूर, हमने आपको 2.5-3 साल पहले कहा था कि यार ये जो आपके पास चीज़ें हैं ना, यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड। और प्रोपेगेंडा का तरीका आप देखें, अमेरिका ने जंग मुसल्लत की ईरान के ऊपर। अब ईरान की जंग का स्मोक क्लियर हो रहा है तो मुख्तलिफ अखबारों के तहत प्रोपेगेंडा किया जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल छापा जहाँ पर उन्होंने कहा कि जी इसराइल और अमेरिका की ख्वाहिश थी कि जो ईरान के फॉर्मर हार्ड लाइन प्रेसिडेंट थे महमूद अहमदीनेजाद, जो बड़े मशहूर हॉलोकॉस्ट कॉन्फ्रेंसेस करवाते थे जहाँ पे बैठ के डिस्कस करते थे कि हॉलोकॉस्ट में कितने लोग यहूदी मारे गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश थी कि इसको दोबारा इंस्टॉल किया जाए, यानी करंट रजीम को गिराया जाए और इनको दोबारा इंस्टॉल किया जाए। हालांकि इनको शुरू में ही मार दिया गया था। उन्होंने कहा था एक्चुअली उसको मारना मकसद नहीं था, मकसद ये था कि जो उन्होंने तेहरान में उनको हाउस अरेस्ट में रखा था वहाँ से उनको बाजियाब कराना था। किस तरह? मिसाइल मार के। मसलन क्या, वो जो ताला लगा था उन्होंने घर के बाहर, उसमें आपने मिसाइल मारनी थी और वो ताला फट जाना था। हजूर, आपने मिसाइल मारे मर के उसका इम्पैक्ट होता है, आप पागल तो नहीं हो गए। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देने लगा हूँ। याद है वो सारे यूएई के अकाउंट्स, उनके एक्सपर्ट जो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उन सब को थूक के चाटना पड़ा। पूछे क्यों? पिछले 48 घंटे में 6 यूएवीज़ और ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं यूएई ने। जी। कहाँ से आए हैं? इराक से। इराक में कहाँ से? इज़राइल रन अमेरिकन बेसिस से। अब यूएई को ख्याल आया है कि जो इज़राइल है ना, को हमारा फूफी का पुत्र नहीं था, उससे दोस्ती इतनी चंगी नहीं थी। और इनफैक्ट ये खबर है कामरान यूसुफ साहब की, जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ टीआरटी के पाकिस्तान कोरेस्पोंडेंट है, कि यूएई ने चुप करके पाकिस्तान को रीच आउट किया कि यार हम ना री इंगेजमेंट करते हैं, आपके साथ लड़ाई चंगी नहीं है। हम आपको हमेशा कहते थे कि ये यूएई ना जाली मुल्क होते हैं। ये देखिए, मैं एक मुल्क की ताकत समझाता हूँ। ईरान है ना, ईरान पिछले 500 साल से किसी न किसी शक्ल में रेवोल्यूशन और रेजिस्टेंस में रहा है, चाहे सफ़ेद एम्पायर हो, चाहे पेलवी डायनेस्टी हो, चाहे कॉन्करिंग डायनेस्टीज़ हो, मगर एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ वॉर में। आप सब कॉन्टिनेंट का रीजन देखें, 2000 साल से कॉन्फ्लिक्ट में, 100 साल 150 साल का एम्पायर है, अगला एम्पायर है, जंगें चल रही हैं। यूएई क्या है? मट्टी है, रेत है। इनफैक्ट उनको तो रेत इंपोर्ट करनी पड़ती है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, क्योंकि उनकी अपनी रेत बहुत बारीक है, वो उस तरह बॉन्ड नहीं होती इकट्ठे। तो ये मुल्क अब एक्चुअल मुल्कों को बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आज से 2.5 साल पहले, 2.5 साल हो गए हैं कि मैं और अमान बैठे हुए थे, तो हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये बात की थी कि यार यूएई की कोई हैसियत नहीं। ये 2.5 साल पहले। आप बल्कि वो उसका रील भी कटी थी, तो अगर रील ढूंढ सकें हम टाइमली तो हम लगा देंगे साथ, नहीं तो रात को लाइव में तो ज़रूर शेयर करेंगे। 2.5 साल पहले हमने कहा था कि भाई यूएई ने दफ़ा पाकिस्तान को थ्रेटन किया था 2000s में, तो यहाँ से सिर्फ एक मैसेज गया था कि जनाब सिर्फ 2 बम हमने फाड़ने हैं, ऐसी मामूली पटाखे, आका पूरा मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। इस तरह नहीं हुआ मिरोज साहब। मतलब ईरान के ऊपर जितने बम गिराए गए हैं उनकी स्टॉक मार्केट आज 80 दिन बाद खुली है। यूएई के ऊपर चंद पटाखे बजे हैं, पटाखे बस, जिस तरह हमारी शादियों पे नहीं होते, माचिस बम फाड़ दिए, फायर, भाई इस तरह की चीज़ें। कोई इस तरह का हमला ना पाकिस्तान में हर वक्त हो रहा होता है। मैं वो सच्ची बात बताऊँ, आप टीटीपी दहशत गर्दों को देख लीजिए, BLA हमारे ये चलते रहते हैं। आपकी तो मैया ही रुल गई, आपकी तो चीखें निकल गई। आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए कि जो आपने ये प्रोस्टिट्यूट इन्फ्लुएंसर्स बैठाए हुए, ये बैठ के बताएंगे यूएई कितना बड़ा है, इतने भी टाइम टाइम फिश होगी। आप तो अल्लाह से दुआ करें कि कोई तगड़ा मुल्क आपकी तरफ सीधा ना हो। आप तो मेरे भाई बचेंगे ही नहीं। तो जो ये इंस्टाग्राम रील की दुनिया होती है ना, ये रियल दुनिया से बहुत फ़र्क होती है। तो अब यूएई इंसान का बच्चा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं निशानदेही करना चाहूँगा पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी, कि यूएई जितना इजराइल की गोद में चला गया ना, अब वो चाह के भी वापस नहीं आ सकता। उन्होंने पहले जॉइंट एग्रीमेंट बनाई थी पैसे पूल करके डिफेंस सिस्टम्स एक्वायर करने के लिए। अब उन्होंने फ़ंड इस्टेब्लिश किया है टू डेवलप वेपन्स एयर डिफेंस के इजराइल के साथ। तो अब यूएई की वापसी नहीं है, अब यूएई की उल्टी गिनती शुरू। यानी अल्लाह सबसे अच्छा प्लानर है, याद रखना। यूएई, इसराइल, अमेरिका ने बैठ के प्लान बनाया कि ईरान की उल्टी गिनती शुरू, लेकिन अल्लाह का कारनामा देखें, यूएई की उल्टी गिनती शुरू। अब उनको आबड़ दाबड़ पड़ रही है। ये वही यूएई है
जिसने जंग के दौरान सऊदी, कतर, कुवैत सबको इकट्ठे करने की कोशिश की हम ईरान पे हमला करते हैं, उन सब ने कहा गेट आउट। पर्सनली प्रेसिडेंट ऑफ यूएई फ़ोन करता सबको, सबने कहा नहीं जी हमने नहीं करना। और अब तो साबित होगी ईरान वाली बात कि हजूर ये जो काफ़ी बम आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रही हैं हम नहीं मार रहे, ये फॉल्स फ्लैग हो रही है। तो पूरे का पूरा नैरेटिव अनरेवल हो रहा है रियल टाइम में। और एक और नैरेटिव जो अनरेवल हो रहा है कि ट्रंप सरकार ने जंग पैसों के लिए की थी। याद रखना जो जूइश लॉबी है ना, वो आपको वो चीज़ देती है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। एप्स्टीन मनी लॉन्ड्रर भी था, औरतों की सप्लाई भी करता था, बच्चों की सप्लाई भी करता था, यानी कि आपका जो वाइस है वो आपको देता था। अब डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी ट्रेडें लगाई हैं इस जंग के दौरान, वो सारी की सारी कॉफ़ी ज़िला एक्सपोज कर रहा है इस वक्त रियल टाइम में। मैं आपको वो लिंक भी भेजूंगा, वो वीडियो में लिंक अटैच है, ज़रूर देखिए, इंग्लिश में है लेकिन ज़रूर देखें कि कैसे करप्शन होती है। लोग हमें बताते हैं कि अमेरिका में करप्शन नहीं होती, हजूर अच्छा सॉरी, अब लोग कहते हैं जी ट्रंप एक्सेप्शनल है। नैन्सी पेलोसी भी देख लें, मसलन वो बचपन से लेके आज, बस नैन्सी पेलोसी JFK की टाइम की सियासतदान है, $450 मिलियन की पार्टी है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय हर हस्बैंड, जिसको इनसाइडर न्यूज़ देती है। पर तो ट्रंप ने अब डील बनाई है अपनी ही इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स के साथ कि उसकी, उसके बड़े बेटों की और उसकी कंपनीज की लाइफ टाइम इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑडिट। अभी पीछे ट्रंप साहब पे ना एक मुकदमा खुला हुआ था ऑडिट का, उसको बंद कराने के लिए, और ये अमेरिका में हो रहा है, सन 2026 में हो रहा है, आप सबकी नाकों के नीचे हो रहा है। मसलन डोनाल्ड ट्रंप आपको झूठ बोलता है कि जनाब ईंट से ईंट अपने बजा दी, वो बताता है कि हमने इमिग्रेशन का मसला सॉल्व कर दिया, ये सारी कहानियाँ आपको देता है। मीनवाइल वो अपने अरबों डॉलर सीधा कर रहा है यार, लाइक एवरी पॉलिटिशियन, लाइक बराक ओबामा, लाइक जो बाइडन। जो बाइडन का बेटा यूक्रेन की गोद में बैठा हुआ था, जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन क्रैक कोकेन करता था, उसकी वीडियोस हैं क्रैक कोकेन वो कर रहा है, प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज कर रहा है, वो यूक्रेन में बैठा हुआ था एक एनर्जी बोर्ड के ऊपर, बाइडन उसकी नौकरियां इंश्योर कर रहा था। जो बाइडन खुद मिलियंस डॉलर्स की पार्टी बन गई है, बराक ओबामा मिलियन डॉलर की पार्टी बन गई है। क्लिंटन फाउंडेशन के बारे में आप पढ़ लें तो आप खून के आंसू रहें। ये सब एक ही क्लास है, और ये ही क्लास पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया की रियलिटी सुन लें, अगर कोई इंडियन लोग ये देखते हैं, बोल तो हमारा चैनल मेरे ख्याल से इंडिया में बैंड है, लेकिन अगर कोई देखता भी है ये सुन ले, गौतम अडानी ने $250 मिलियन से ज़ायद की रिश्तें दी सरकार को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जीत सके, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा कमा सके, ले सके। वो कॉन्ट्रैक्ट्स जीत के अरबों डॉलर उसने कमाए। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अमेरिका में खुली। अमेरिका अलाउ नहीं करता था गौतम अडानी को अमेरिका में बिजनेस करने के लिए। क्यों? एक ये वजह, दूसरी वजह जो उसके ईरान के लिंक्स थे तेल की सप्लाई में। गौतम अडानी ने सेम वकील हायर किया जो डोनाल्ड ट्रंप का वकील था, और उन्होंने डील ये नेगोशिएट किया कि गौतम अडानी $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, आई बिलीव रिफाइनरी बनाने के लिए शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। ठीक है, तो अमेरिका विल लेट गो ऑफ दिस चार्जेस। वो हो गया, अडानी और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की डील बन गई है। तो ये तो औकात है यार। वहाँ आप लोग कहते हैं शाइनिंग इंडिया, केड़ा शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग अडानी, शाइनिंग अंबानी, इनका मुल्क है, मेरा तो कुत्ते बिल्ले हैं। अब गौतम अडानी हिंदू है, कोई शक? गुजराती है, कोई शक? अंबानी हिंदू है, कोई शक? सड़कों पे हिंदू मुसलमान को वो डंडे मरवा मरवा के कत्ल कर रहे हैं, खुद वो अमेरिका के साथ कारोबार कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिकों के साथ कारोबार कर रहे हैं। ईरान क्या है? मुस्लिम मुल्क है ना। यूएई क्या है? मुस्लिम मुल्क है। सऊदी अरेबिया क्या है? मुस्लिम मुल्क है। आज अब अडानी को इजाज़त दें पाकिस्तान के साथ कारोबार करना है, वो सवेरे शुरू कर देगा। ये आपके सगे नहीं है, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी जो आला अदलिया इंडिया में उन्होंने ऐसी घटिया हरकत की है, भोजशाला मॉस्क को उन्होंने टेंपल डिक्लेयर कर दिया मध्य प्रदेश में, और उन्होंने कहा है कि ये मॉस्क कॉम्प्लेक्स इन मध्य प्रदेश डेडिकेटेड टू गॉडेस वेगदेवी या सरस्वती। ये 2003 की अरेंजमेंट को उन्होंने सुपरसीड किया जो अलाउ करता था हिंदूज टू वर्शिप ऑन ट्यूसडे एंड मुस्लिम्स टू ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स। न्यू ऑर्डर्स अलाउ डेली अनरिस्ट्रिक्टेड हिंदू वर्शिप, मुस्लिम्स कैन नो लॉन्गर ऑफर फ्राइडे प्रेयर्स एट द साइट। अब मुसलमान जो हैं इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और वो रिजेक्ट करते हैं अल्टरनेटिव लैंड फॉर मॉस्क। क्रिटिक्स बता रहे हैं कि ये मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप ग्रेव थ्रेट है, वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। असदुद्दीन अवैसी जो कुत्ता है,
ये इंडिया का कुत्ता है, याद रखना, बीजेपी की बी टीम है, मेरी बात याद रखना ये आप। वो कहता है कि बाबरी जजमेंट ने फ्लड गेट्स ओपन किए थे। अब रियलिटी क्या है, आपने लोगों को इतना उकसा दिया है कि आपने एवरेज मुसलमान की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। कायदे आज़म को ये बात 47 में पता थी, आज सच हो रही है। और बाय द वे ये अभी का बात नहीं है, जब शाइनिंग इंडिया था ना कांग्रेस के अंदर, तो ये खबरें छुपाते थे, अनलेस उन्होंने बीजेपी या आरएसएस को मलाइन करना होता था। आरएसएस प्री पार्टीशन है। अगर आप कहें ना कि सब कॉन्टिनेंट में 3-4 तगड़ी मूवमेंट्स क्या थी दैट लेड टू नॉट द ब्रिटिश लीविंग एक्चुअली, लेकिन 3-4 तगड़ी मूवमेंट्स अगर आप बात कहें तो एक थी कांग्रेस, एक थी आरएसएस, वीर सावरकर वाली मूवमेंट थी, हिंदू महासभा। और इनमें से ज़्यादातर जो मूवमेंट्स थी उनका पर्पज़ ये था कि अदराइज़ करें मुसलमानों को, बिकॉज बिफोर द ब्रिटिश मुसलमान हुक्मरान थे यहाँ पे। तो ब्रिटिश को तो निकालना है, लेकिन उनसे पिछले वालों को भी निकालना है, बिकॉज जो फैंटेसी है ना नॉर्थ इंडिया हिंदुज़म की, वो ये है कि टू रिटर्न टू ओल्ड। मसलन आप समझते हैं ना कि अगर वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, नहीं, वो ब्राह्मण फर्स्ट है। ये एक खौफनाक चीज़ है। वो कहते हैं ब्राह्मण, हिंदू कास्ट, शूदर, मुसलमान, सो दे आर ब्राह्मण फर्स्ट। और वो रन करना चाहते हैं, वो उसके दलील पेश करते हैं। बुनियादी तौर पे ये सारे सियासतदान एक तर्ज के होते हैं, इनकी एक ही केडर होता है, इनकी एक ही सोच होती है। इनका मकसद होता है आपसे पैसे कमाना और आपको गुमराह रखना, बस दैट्स इट। कोई इनको दिलों के करीब मत लगाएं, ठीक है। हाँ, चंद इनमें से लोग शरीफ होते हैं, मैं ये सारों को रूल नहीं अप्लाई कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, जो सिंसेयर होते हैं अपनी कॉज के साथ, जो कहते हैं नहीं यार करके दिखाना है। मैं सुहेल अफरीदी साहब को 3-3.5-4 महीने हो गए हैं सीएम। उस वक्त के आप वीलॉग्स उठा लें, सुहेल अफरीदी साहब की स्टेटमेंट, लगता था कि ये तो बंदा कल इनकलाब ले आएगा। 10 घंटे का धरना नहीं होता उन लोगों से। और ये सब क्या है? हु इज सुहेल अफरीदी? अली मीन गंडापुर क्या है? बैरिस्टर गौर क्या है? ये जो पंजाब में सारे फिर रहे हैं पीटीआई के कश्मीरी क्या है? दे आर नोबडीज। इमरान खान के कंधों पे चढ़ के इन्होंने दूध पीना सीखा है। अभी फीडर नहीं होता, वो पी रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है? अब वो बंदा जेल में, ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। ये रियलिटी है, एंजॉय कर रहे हैं, ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, इज्जतें अवेल कर रहे हैं, टिकटॉक पे ट्रेंड कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, मशहूर हो रहे हैं, लोग इनको तोहफे ताइफ दे रहे हैं। इनकी तो लुडियाँ लगनी हुई हैं। वो 70 साल से ज़्यादा उम्र का बंदा, गर्मी, कितनी गर्मी है बाहर, जेल में बेचारा सड़ है, आंखें उसकी तबाह और ख़त्म हो गई है, कोई चक्कर नहीं। और मैं ये एज ए पीटीआई फॉलोअर या फ़ैन नहीं कहता, ये एज ए ह्यूमन कहता हूँ मैं। मसलन कि मुझे इतना अफसोस हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं दी गई थी अपनी डाइंग बीवी से बात करने की। यार आप इमेजिन कर सकते हैं? लेकिन हमारे यहाँ भी ना कुत्ते की दुम टेढ़ी ही है, हर कोई सिर्फ बदले के चक्कर में है। तो इस बदले की आग ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देना है। सुहेल अफरीदी ने एक बात की थी जब उसको पुलिस वाले ने रोका था, उसने कहा था कि तुम मुल्क के टोटे करना चाहते हो, इस तरह का स्टेटमेंट था। उसने ये स्टेटमेंट क्यों दी? पाकिस्तान तो क्यों दी ये स्टेटमेंट? क्योंकि ये स्टेटमेंट झूठी है। पाकिस्तान टूट चुका है। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के लोग, हम टूट चुके हैं अंदर से। हमें कोई सेंस ऑफ नेशनल प्राइड नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकता। हमारी नेशनैलिटी क्या, हमें नहीं पता। हमारी मईशत ख़त्म हो चुकी है, हमारी ज़ाती ज़िंदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, हमारी इस्लामिक सकाफ़त ख़त्म हो चुकी है, हमारी कंजर्वेटिव सकाफ़त ख़त्म हो चुकी है। हम सिर्फ़ और सिर्फ अलाकार हैं ग्लोबल पैराडाइम के, दैट्स इट। मैं और आप दलाल हैं ग्लोबल सिस्टम्स के। देयर इज़ नथिंग इन अस दैट इज़ पाकिस्तानी। मसलन कि मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे मायरा खान साहिबा ने कहा कि इंशाल्लाह मेरी मूवी 100 करोड़ करेगी, आए हम सारे इज्तमाई दुआ करें, सारे बोलें आमीन माशाल्लाह। बस इस स्टेटमेंट में, बाय द वे, इट्स नॉट अ इंसल्ट टू मायरा खान साहिबा, जिसे मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। हम गलत काम भी करते हैं ना, तो हम उस पर इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वैसे कि मैंने एक और इंटरव्यू देखा जहाँ में बताया जा रहा था कि जो नरगिस साहिबा थी, तो वो माशाल्लाह महीने का 25 या 40 लाख रुपया कमाती थी। बंदे ने माशाल्लाह कहा कि अल्लाह की मेहरबानी थी उन पे, पैसा उन पे ऐसे
निशावर हो जाता। मैं कह रहा हूँ यार ये केड़ा दीन है, ये केड़ा इस्लाम है जेड़ा मिकी नहीं पता चला, ठीक है। तो हम लोग तो वी आर गॉन, आप माने या ना माने, लेकिन फिर भी इसी सब कचरे के अंदर हम कहते हैं नहीं देखना हमने ये किया तो वो ये छड़े जाने दें। 25 करोड़ लोगों के अंदर ना 1-2 डायमंड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप देखते हैं एवरेज क्या है। हमें बताया गया कि एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने ट्वीट भी की, मैंने वो ट्वीट देखी। उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का डीएम लिया मुजम्मिल शाह साहब ने, उसमें एक बंदे ने वो गालियाँ लिखी हुई और उसकी माँ को गालियाँ भी, वो बहुत घटिया बातें की हुई, और कहा कि देखें दी एवरेज IQ ऑफ दिस कल्ट फॉलोअर्स। हजूर मन की कहता है ਤੁਹਾਡਾ मन, एक केड़ा साइंटिफिक मैथड इसके तहत तुसी गेज किया है कि एवरेज पर्सन का ये इंटेलेक्ट है। मैं आपको अभी अपना DM दिखा देता हूँ ईऑन का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे मुजम्मिल शाह को सुनने वाला कोई बंदा है, उसने मैं माँ बहनी गालियाँ दी हुई हैं कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट मुजम्मिल लाइक दिस, तुम जाहिल हो, कुत्ते हो, गवार हो, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे हैं। और ये कौन से मैट्रिक होते हैं यार। चले मैं आपको कॉल रिफर करता हूँ, मैं अभी फेक अकाउंट बनाता हूँ और मैं अपने आप को DM करता हूँ, फिर मैं आप पर तोहमत लगा देता हूँ। ये हमारी जर्नलिस्टिक इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है कि हम तोहमतें लगाते हैं। मसलन एक वीडियो में देखिए एक और बंदे की, वो कहता है मैं आपको सिखाता हूँ एड होमिनम अटैक क्या होता है। ये वो एक इल्मी गाली दे रहा था किसी को कहने के लिए कि ये बंदा एड होमिनम अटैक करता है, उसकी पूरी वीडियो एड होमिनम अटैक थी उस बंदे पे। तो माशाल्लाह से बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक प्रॉपर्टी डीलर को आके बताना पड़ रहा है कि हजूर आप लोग बेवकूफ़ हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं। और हम ईऑन के ऊपर सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कहते कहते यार हाँ हमें ये बात नहीं पता, हमसे ये खचवाच की है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। तो भाई बहुत क्रिटिकल कंडीशन है इस वक्त, और ये जो हंसी मजाक में आप वक्त गुजार रहे हैं ना, लग पता जाएगा आपको। ये अभी आप 18, 19, 20, 22 साल के हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, ये हुए ना आप 30 साल के, फिर आपको पता चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। आज अगर आपने घोड़े की जो रेंज हैं अपने हाथ में नहीं ली ना, बहुत बड़ा दलदल होगा। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारे भाई हाफिज़ साथ के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।